नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। दोस्तों, यदि आप किसी भी कंपटीशन परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में पिछले कुछ वर्षों में कंपटीशन परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लिया गया है और यही सारे प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं और यही प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इन सभी प्रश्नों को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। तो चलिए, हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि आगा खा कप किस खेल से संबंधित है। तो आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? तो आप सभी जानते हैं कि आगा खा कप का संबंध किससे है? हॉकी से है। तो यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ। आगा खा कप का संबंध किससे है? ये हॉकी से है। आगा खा कप का संबंध हॉकी से, ठीक, हॉकी से आगा खा कप का संबंध है। और आगे पूछ रहा है कि यदि आपसे पूछे कि डुरंड कप का संबंध बताइए। डुरंड कप ये सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। डुरंड कप पूछ लेता है, रोवर्स कप पूछ लेता है, ये एग्जाम में पूछ ले जाता है। रोवर्स कप किससे संबंधित है? तो ये दोनों ये फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल से संबंधित कप है रोवर्स कप और फिर डुरंड कप, ठीक। आगे बात करते हैं बांदीपुर अभ्यारण्य कहाँ है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक राज्य में है। आपसे पूछे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। और आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछे कि भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि देहिंग राष्ट्रीय उद्यान है भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान। और ये भारत के किस राज्य में है? ये असम में है, देहिंग राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। बात करें भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो भाप के इंजन का आविष्कार के बारे में आप लोग याद रखेंगे कि इसका आविष्कार जेम्स वाट ने किया था, भाप के इंजन का आविष्कार। और बात करते हैं कि और आप लोग बताएंगे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था। टेलीविजन का यदि आप आविष्कार आपसे पूछे कि टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे कि टेलीविजन का आविष्कार लोगी बेयर्ड ने किया था। तो टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? लोगी बेयर्ड ने किया था। आपसे पूछे कि एक्सरे का खोज किसने किया था। बहुत एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। एक्सरे का पूछे तो आप लोग बताएंगे कि एक्सरे का खोज कौन? रॉन्टजन ने किया था। आपसे बताए कि रेडियो का खोज किसने किया था, तो आप लोग बताएंगे कि रेडियो का खोज किसने? मार्कोनी ने किया था। और रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? अभी हाल ही में बनाया गया है, 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है, ठीक। और बात करते हैं भारत की किस राज्य की भाषा अंग्रेजी है। तो किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो आप लोग नागालैंड की राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है, नागालैंड की राजभाषा। और जो राजभाषा है ये किस अनुच्छेद में है? ये किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल नंबर 343 में राजभाषा दी गई है। और नागालैंड की राजधानी क्या है? नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, ठीक। ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और बात करते हैं, आप लोग बताएंगे कि दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी, ठीक। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? तो यहाँ पे उसका राज्य की भाषा क्या थी? तो यहाँ पे फारसी बोला जाता है। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा जो थी वो फारसी थी, ठीक। ये भी आप लोग याद रखेंगे। कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब, ये थे कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक। आगे बात करते हैं, यदि आपसे पूछे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप लोग बताएंगे कि कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, ठीक। आगे आपसे पूछे कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ये सारे एग्जाम में बहुत बार पूछे गए प्रश्न। पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। पहली कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, ठीक। और बात करते हैं कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? तो ये भी आप लोग बताएंगे पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू थी। कांग्रेस की प्रथम महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू थी, ठीक। ये 1925 के कानपुर अधिवेशन में ये भाग लेती हैं, ठीक। 1925 के कानपुर अधिवेशन में की अध्यक्षता ये करती हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन है? तो देखिए, भारत के प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार ये वल्लभ भाई पटेल थे पहले गृह मंत्री। अब आपसे पूछे कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो राधाकृष्ण सर्वपल्ली राधाकृष्ण थे भारत के पहले उपराष्ट्रपति। और आपसे पूछे कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे।
उप प्रधानमंत्री कौन थे भारत के? तो इसका जवाब आप हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे यहाँ के पहले उप प्रधानमंत्री। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा इसी का अगला पार्ट है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बात करें तो ये श्रीलंका की बनी थी और इनका नाम क्या था? सिरिमाओ भंडारनाइके। सिरिमाओ भंडारनाइके इनका नाम था। ठीक, आप लोग याद रखेंगे ये विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री थी और ये कहाँ की बनी थी? ये श्रीलंका की बनी थी। सिरिमाओ भंडारनाइके कहाँ की बनी थी? ये श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री थी और विश्व की पहली प्रधानमंत्री थी। और बात करते हैं यहाँ पे, ये आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की पहली प्रधानमंत्री थी। श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बात करते हैं हड़प्पा की सभ्यता का युग क्या था? तो हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। हड़प्पा कैसी सभ्यता थी? ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। और बात करते हैं हड़प्पा कांस्य युगीन, यहाँ पे कांसे की खोज हुई थी, लेकिन हड़प्पा से पूछा जाता है एग्जाम में कौन सी धातु नहीं पाई गई थी? तो लोहा का खोज नहीं हुआ था। हड़प्पा में लोहा का खोज क्या हुआ था? नहीं हुआ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद रखेंगे। और बात करते हैं हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो हड़प्पा के खोज के बारे में बात करें आप लोग, दयाराम साहनी आप लोग बताएंगे। दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज करते हैं, दयाराम साहनी। और बात करते हैं हड़प्पा की जो खोज कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और किस नदी के किनारे हुई थी? रावी नदी के किनारे हड़प्पा की खोज हुई थी। अब बात करते हैं दीन इलाही धर्म की स्थापना कौन करता है? दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर करता है। और अकबर कैसा शासक था? एक अनपढ़ शासक था और लेकिन ये बहुत ही बुद्धिमान था। अनपढ़ शासक था लेकिन बहुत ही बुद्धिमान था। बात करते हैं दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर करता है। आप उससे पूछे कि बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाता है? बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन करवाता है? अकबर करवाता है। ये गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजा का निर्माण कौन? अकबर करवाया था। बात करते हैं उगते और डूबते समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है? तो उगते और डूबते समय सूर्य लाल इस वजह से प्रतीत होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इस वजह से डूबते और फिर उगते समय सूर्य कैसे प्रतीत होता है? ये लाल प्रतीत होता है। बाकी सब रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है, वो हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाते हैं और केवल लाल रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है। इस वजह से सूर्य का रंग कैसा हमें दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पे पेन का साइज थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो होती है तो ये 36,000 किलोमीटर होती है भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई। ठीक, आगे बात करते हैं इंद्रधनुष में। आपसे पूछे कि कितने रंग होते हैं इंद्रधनुष में? तो आप लोग बताएंगे कि इंद्रधनुष में रंगों की संख्या कितनी है? 7 रंग होते हैं। और आपसे बात करें कि हीरे की चमकना किस प्रकाश की किस घटना का कारण होता है? हीरे का चमकना किस घटना का कारण होता है? और आगे बात करते हैं यदि आपसे पूछे कि रेगिस्तान में मरीचिका ये कौन सी घटना है? रेगिस्तान में मरीचिका ये कौन सी घटना है? सूर्य की ये कौन सी घटना है? तो ये प्रकाश की कौन सी घटना है? ये दोनों ये प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे आधारित है। ठीक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे ये आधारित है। आगे बात करते हैं चेचक के टीके की खोज कौन किया थे? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने किया था चेचक के टीके की खोज। और आपसे पूछे कि रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? रेबीज के टीके की खोज, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे। रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने किया था। लुईस पास्चर ने किया था रेबीज के टीके की खोज। ये सारे एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। आपसे पूछे कि पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग किए थे पेनिसिलिन की खोज। अलेक्जेंडर कौन? फ्लेमिंग किए थे पेनिसिलिन की खोज। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी। और पूछे कहाँ पे की गई थी? तो मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी। और पूछे किसने किया था? तो आप लोग दयानंद सरस्वती को याद रखेंगे। इन्होंने इसकी स्थापना किया था। स्वामी दयानंद
दयानंद सरस्वती इसकी स्थापना करते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है सबसे प्राचीनतम वेद। और सबसे नवीनतम वेद पूछे कौन सा है सबसे नवीनतम वेद, तो आप लोग बताएंगे अथर्ववेद है सबसे नवीनतम वेद। कौन सा वेद, अथर्ववेद है। और बात करते हैं कुल वेदों की संख्या कितनी है, 4 है। और संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है, सामवेद को कहा जाता है संगीत का जनक। और बात करते हैं शिक्षक दिवस कब मनाया, शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो जब शिक्षा दिवस पूछे 11 नवंबर को आप बताएंगे मनाया जाता है। लेकिन शिक्षक दिवस अगर पूछे कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। और शिक्षा दिवस के दिन यानी कि 11 नवंबर को, इस दिन अबुल कलाम आज़ाद की जन्मदिन होती है। अबुल कलाम आज़ाद का इस दिन जन्मदिन हुआ था, आज़ाद का ये जन्मदिन पे मनाया जाता है। और 5 सितंबर ये डॉक्टर सर्वपल्ली ये राधा कृष्ण के जन्मदिन पे मनाया जाता है, सर्वपल्ली राधा कृष्ण के जन्मदिन पे मनाया जाता है। और अबुल कलाम आज़ाद कौन थे, ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। और सर्वपल्ली राधा कृष्ण कौन थे, भारत के पहले उप राष्ट्रपति थे, भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। ठीक, आगे बात करते हैं भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, ट्राम्बे में है। ट्राम्बे कहाँ पे है, मुंबई में है। और मुंबई कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। मुंबई कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। आगे बात करते हैं बारदोली आंदोलन कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था बारदोली आंदोलन। और कहाँ पे हुआ था, आपसे पूछे कहाँ पे हुआ था, तो ये गुजरात में हुआ था। और इसका नेतृत्व किसने किया था, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे इसका नेतृत्व, सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे इसका नेतृत्व। और यहीं पे बारदोली की महिलाएं इन्हें किस चीज़ की उपाधि देती थी, किस चीज़ की उपाधि देती थी, बारदोली की महिलाएं, यहाँ पे बारदोली की महिलाएं सरदार को कौन सी उपाधि दी थी, इनके वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। ठीक, सरदार की उपाधि दी थी। और क्यों किया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो किसान के करों में वृद्धि कर दिया गया था, किसान के करों में वृद्धि कर दिया गया था, इस वजह से यहाँ पे बारदोली आंदोलन किया गया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, तो गुरु गोविंद सिंह किए थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह किए थे। और गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे, ये 10वें गुरु थे सिखों के। और सिखों के पहले गुरु कौन थे, और सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, ये आप लोग बताएंगे। तो सिखों के पहले गुरु या फिर संस्थापक पूछे तो आप लोग बताएंगे गुरु नानक थे सिखों के पहले गुरु, या फिर संस्थापक, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने किया था। गुलाम वंश का स्थापना कौन किया था, बाबर ने किया था। बात करें भारत की पहली महिला IPS, तो किरण बेदी हैं। भारत की पहली महिला IPS कौन है, किरण बेदी हैं। आपसे पूछे कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो प्रतिभा देवी पाटिल हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। प्रतिभा पाटिल हैं भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। आपसे पूछे कि भारत की पहली प्रधानमंत्री, आपसे महिला प्रधानमंत्री कौन, भारत की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री और फर्स्ट राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी पाटिल राष्ट्रपति हो जाएंगी। और पहली महिला प्रधानमंत्री तो आपसे पूछे इंदिरा गांधी हो जाएंगी। इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। और इंदिरा गांधी को क्या कहा जाता है, आयरन लेडी कहा जाता है। आयरन लेडी इंदिरा गांधी को कहा जाता है। और लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष किसे कहा जाता है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। और सबसे वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, सबसे वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो ये आपको किसे कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन थे, कथक के जो प्रसिद्ध कलाकार थे वो पंडित बिरजू महाराज थे। और दुर्भाग्य की बात है कि पंडित बिरजू महाराज की 2022 में मृत्यु हो गई थी। ठीक, तो इनकी मृत्यु 2022 में हो चुकी है। टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, टीपू सुल्तान की राजधानी, आपसे पूछे कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था, तो ये क्या बजाते थे, शहनाई बजाते थे बिस्मिल्लाह खां। और टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी, श्रीरंगपत्तनम थी, श्रीरंगपत्तनम थी टीपू सुल्तान की राजधानी। और टीपू सुल्तान किसका पुत्र था, ये हैदर अली का पुत्र था। हैदर अली का पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान था। आगे बात करते हैं यहाँ पे चाइनामैन शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है, किस खेल में प्रयुक्त होता है, तो ये क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। और आपसे पूछे LBW किस खेल में प्रयुक्त होता है, ये भी क्रिकेट में प्रयुक्त होता है। बात करते हैं सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है, तो हीरा सबसे कठोरतम पदार्थ है। आपसे पूछे कि सबसे भारी धातु कौन सा है, यहाँ पे सबसे भारी धातु आपसे परीक्षा में पूछे सबसे भारी धातु कौन सा है, तो आप लोग बताएंगे कि ओस्मियम है सबसे भारी धातु।
ठीक, आपसे पूछे कि सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु यहाँ पे पूछ सकता है, तो आप लोग बताएंगे कि सिलिका सबसे हल्की धातु है, सिलिका सबसे हल्की धातु। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा पेन हल्का कर लेना चाहिए। तो अगला प्रश्न हमारा, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था डायनामाइट का आविष्कार। और ये कब किए थे? ये 1967 में किए थे अल्फ्रेड नोबेल। डायनामाइट 1867 में किए थे इसकी आविष्कार। तो ठीक, और अल्फ्रेड नोबेल के ही याद में, इनकी याद में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इनके याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगर आपसे पूछे कि नोबेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 1901 में हुई थी नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, 1901 से दिया जाता है। लेकिन आपसे पूछे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है, साहित्य का नोबेल कब से दिया जाता है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1968 से दिया जाता है, पहले ये नहीं दिया जाता था। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किससे? तो ये फिल्म जगत से है। ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आपसे पूछे कि ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ग्रैमी अवार्ड संगीत में दिए जाते हैं, ग्रैमी अवार्ड। आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। एड्स का फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है। डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है किसका? एड्स का फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपसे पूछे कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आपसे पूछे कि आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल। ठीक, इसका फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक अम्ल इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। जलियांवाला बाग में गोलीबारी की आदेश कौन दिया था? तो गोली चलाने का आदेश जलियांवाले बाग में कौन दिया था? माइकल ओडायर ने दिया था, माइकल ओडायर ने दिया था। आप लोग जनरल ओडायर नहीं लगाएंगे, ऑप्शन में माइकल ओडायर मिलेगा, वो लगाएंगे। 13 अप्रैल 1919 को ये घटना हुई थी, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये कहाँ पे हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था, अमृतसर पंजाब में हुआ था। यहाँ पे ऐसी भीड़ इकट्ठा हुई थी, वहाँ पे गोली चला दिया गया था। और पटना का प्राचीनतम नाम क्या था? पटना का प्राचीनतम नाम पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र है। आपसे बताएंगे कि आप लोग बताएंगे कि असम का पुराना नाम क्या है? असम का पुराना नाम कामरूप है। आप लोग बताएंगे कि अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया है? तो दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? शाहजहां बनवाया था। दिल्ली में लाल किला शाहजहां बनवाया था। और आपसे पूछे कि जीटी रोड कौन बनवाया था? जीटी रोड कौन बनवाया था? तो आप लोग याद रखेंगे शेरशाह सूरी बनवाया था जीटी रोड, शेरशाह सूरी बनवाया था जीटी रोड। और आप लोग से पूछे कि आगरा का किला किसने बनाया था? यहाँ पे देखिए दिल्ली में लाल किला किसने बनाया था, लेकिन आपसे पूछे कि आगरा का किला किसने बनाया था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि आगरा का किला किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। आगरा का किला किसने बनाया था? ये अकबर बनवाया था। आगरा का किला किसने बनाया था? ये अकबर बनवाया था, अकबर। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे है? तो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पे? पटियाला में है। दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम क्या है? ये लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है दूध से दही बनाने वाले जीवाणु का नाम। आपसे पूछ ले कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता? तो दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आपसे पूछे कि दूध से संबंधित कौन सी क्रांति है? तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड, ये किससे संबंधित है? ये दूध से संबंधित क्रांति है। और दूध में आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है? दूध की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है? तो लैक्टोमीटर से किया जाता है। दूध की शुद्धता का मापन किसमें किया जाता है? लैक्टोमीटर से। दूध में कौन सी शर्करा होती है? दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो लैक्टोज पाई जाती है, दूध में लैक्टोज पाई जाती है। दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो केसिन प्रोटीन पाया जाता है, दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। आपसे पूछे कि दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? दूध में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो रेनिन नामक एंजाइम दूध में पाए जाते हैं। और गाय का दूध हल्का पीला क्यों होता है? गाय का दूध जो है वो हल्का पीला क्यों होता है? ये आप लोग बताएंगे कि इसका रंग हल्का पीला क्यों होता है। तो गाय के दूध का हल्का पीला रंग क्यों होता है? तो ये कैरोटीन के कारण होता है।
गाय के दूध का हल्का पीला रंग क्यों होता है? ये कैरोटीन के कारण होता है। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा। दुग्ध दिवस कब मनाए जाते हैं? तो 26 नवंबर को यहाँ पे डॉक्टर वर्गीज कुरियन के याद में भारत का राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। बात करें पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? पराश्रव्य तरंगे वे तरंगे जो हम लोग नहीं सुनते हैं, और इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से प्लस होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। और श्रव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? तो श्रव्य तरंगे किन्हें कहते हैं? ऐसी तरंगे जो हम लोग सुन सकते हैं, यानी कि 20 हर्ट्ज से इसकी परास कितनी होती है? इसका 20 हर्ट्ज से, इसका मान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, और ये हम लोग सुन सकते हैं। 20,000 हर्ट्ज होता है, ये हम लोग सुन सकते हैं। और बात करते हैं अवश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे किसे कहा जाता है? तो 20 हर्ट्ज से जो कम की तरंगे होती हैं, 20 हर्ट्ज से जो कम की तरंगे होती हैं, उन्हें अवश्रव्य तरंगे कहते हैं। ये भी हम लोग नहीं सुन सकते। बात करते हैं परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो परमाणु बम पूछे तो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय विखंडन। और आपसे पूछे कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है? तो हाइड्रोजन बम यदि पूछे तो ये नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पे काम करता है। और आपसे पूछे कि सूर्य में कौन सी अभिक्रिया होती है? सूर्य में नाभिकीय संलयन होता है कि नाभिकीय विखंडन? तो इसमें भी आप लोग याद रखेंगे, सूर्य में भी नाभिकीय संलयन होता है। ठीक, और विद्युत धारा इकाई की मापन क्या है? विद्युत धारा को किसमें मापते हैं? एम्पियर में मापते हैं विद्युत धारा। आपसे पूछे कि आप समतल कोण का मापन किसमें किया जाता है? समतल कोण का मापन किसमें किया जाता है? तो आप लोग बताएंगे कि रेडियन में मापते हैं। समतल कोण किसमें? रेडियन में मापते हैं। और आपसे पूछे घन कोण, ये जो 3D वाले कोण होते हैं, उनको किसमें मापा जाता है? तो इनका मापन स्टेरेडियन में किया जाता है। इनका मापन किसमें? स्टेरेडियन में किया जाता है। और बात करते हैं हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है? तो इसके बारे में आप लोग याद रखेंगे कि हृदय की जो धड़कन है उसको नियंत्रित करने वाला फास्फोरस यदि आपके अधिकता है तो हृदय की गति को पोटेशियम से आप लोग हृदय की गति को नियंत्रण कर सकते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न हमारा चौथा नंबर, सौंग किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सौंग हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। सौंग हरियाणा राज्य का लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं यहाँ पे यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? आपसे पूछे यक्षगान किस राज्य का है? तो ये कर्नाटक का लोक नृत्य है। कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान। लाई हरोबा पूछे किस राज्य का है? लाई हरोबा की पूछे किस राज्य का है? तो ये मणिपुर का है। लाई हरोबा किस राज्य का है? मणिपुर का है। आपसे पूछे सत्रिया किस राज्य का है? सत्रिया तो ये किस राज्य का है? ये असम का है। आपसे पूछे कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का है? गिद्दा एंड भांगड़ा ये किस राज्य का है? तो गिद्दा एंड भांगड़ा ये पंजाब राज्य हो जाएगा। आपसे पूछे घूमरा, तो यहाँ पे देखिए घूमरा और घूमरा अलग होता है। घूमरा पूछे तो इसका कहाँ पे हो जाएगा? उड़ीसा में घूमरा है। ठीक, बात करते हैं भारत के कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में कुल 25 हाई कोर्ट है। और सबसे नवीनतम हाई कोर्ट आप लोग बताएंगे क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है? अमरावती हाई कोर्ट है सबसे नवीनतम हाई कोर्ट। ये कहाँ का हाई कोर्ट है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? अमरावती हाई कोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 को इसकी स्थापना हुई थी। बात करें धन विधेयक की जांच कौन करता है? तो लोकसभा का स्पीकर करता है, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करता है धन विधेयक की जांच। धन विधेयक अनुच्छेद किस में है? आर्टिकल नंबर 110 में है। और यहाँ पे देखिए संयुक्त अधिवेशन, यदि आपसे पूछे कि संयुक्त अधिवेशन, ये सारे एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता भी लोकसभा स्पीकर करता है। और संयुक्त अधिवेशन आर्टिकल कितना है? अनुच्छेद कितना है? आर्टिकल 108 का उपयोग करके संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कौन करता है? संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और बात करते हैं संयुक्त अधिवेशन किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया? तो संयुक्त अधिवेशन दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे कि लोकसभा के बारे में बात करें तो आर्टिकल नंबर 81 है लोकसभा के बारे में वर्णन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 81 में लोकसभा के बारे में बताया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में, आर्टिकल नंबर 52 में बताया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर था। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड था। ये जफर सेकंड अंतिम मुगल बादशाह था। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन सा है? तो भूटान तंबाकू पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश है। 2004 में प्रतिबंध लगाया था। और राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? ये आपसे पूछा जाता है। राष्ट्रीय तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? तो ये राजमुंदरी में है। राजमुंदरी और कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में है।
राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में है। और आपसे पूछे कि चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, भारत का चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो चावल अनुसंधान केंद्र की बात करें ये कटक उड़ीसा में है। चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में है। और भारत का मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, तो आप लोग नई दिल्ली याद रखेंगे। मौसम अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, नई दिल्ली में। बात करते हैं गोदान किसकी रचना है, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की रचना कौन क्या है, गोदान है। और बात करते हैं यहाँ पे आपसे पूछे कि दास कैपिटल, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, इकोनॉमी के प्रश्न है दास कैपिटल, और ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दास कैपिटल के लेखक कौन है, ये कार्ल मार्क्स का किसकी पुस्तक है, कार्ल मार्क्स की पुस्तक है दास कैपिटल। आपसे पूछे कि मेघदूत किसकी पुस्तक है, आप लोग बताएंगे कि मेघदूत किसकी पुस्तक है, तो ये कालिदास की। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है, कालिदास की पुस्तक का नाम क्या है, मेघदूत। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे कि स्वाइन फ्लू बीमारी का विषाणु का नाम क्या है, तो स्वाइन फ्लू पूछे तो H1N1 बताएंगे। लेकिन यदि आपसे पूछे बर्ड फ्लू के जो विषाणु का नाम क्या है, बर्ड फ्लू के विषाणु का नाम, तो इसका हो जाएगा H5N1। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 25 जनवरी सन 1950 को क्या हुआ था, निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। और पहले निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, तो सुकुमार सेन थे। पहले निर्वाचन आयुक्त तो कौन थे, सुकुमार सेन थे। और वर्तमान समय में जो निर्वाचन आयुक्त थे वो कौन है, वो राजीव कुमार है। ठीक, राजीव कुमार है वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त। तो बात करें भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है, भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 में है, और उल्लेख राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख अनुच्छेद नंबर 52 में है। और आर्टिकल नंबर 53 में क्या कहा गया है कि भारत का जो कार्यपालिका की सभी शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति में होंगी। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया, तो इसके लिए संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था, 1976 में ये हुआ था। और मौलिक संविधान का मौलिक कर्तव्य का भाग पूछे तो ये भाग 4A में रखा गया। और इसका अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद में है मौलिक कर्तव्य, तो इसे अनुच्छेद नंबर 51A में रखा गया। और किस देश से लिया गया है, पूछे किस देश से लिया गया है, तो ये सोवियत संघ से लिया गया था, सोवियत संघ से लिया गया। और बात करें कि इसके लिए कौन सी समिति सिफारिश की थी, तो इसके लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश की थी, सरदार स्वर्ण सिंह समिति सिफारिश की थी। और मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो एक भी नहीं थे, एक भी नहीं थे। और सबसे पहले कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और वर्तमान समय में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो इसे नमक कर तोड़ने के लिए किसने चलाया था, नमक कर तोड़ने के लिए इसे गांधी जी ने चलाया था, गांधी जी ने चलाया था। और इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी, दांडी मार्च या फिर आप कह सकते हैं दांडी यात्रा की थी। कब से कब तक चला था, एग्जाम में पूछा गया था। तो दांडी मार्च 12 मार्च से 6 अप्रैल तक चला था, 6 अप्रैल तक चला था। सन पूछे कब से कब तक, तो 1930 से 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में ये किया गया था। ठीक, और इसे गांधी जी चलाया था। और साबरमती आश्रम से कहाँ गया था ये यात्रा, साबरमती आश्रम से कहाँ तक, ये दांडी तक की यात्रा थी, साबरमती आश्रम से दांडी तक की यात्रा थी। उपराष्ट्रपति का चुनाव तो संसद के दोनों सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य यानी कि निर्वाचित और मनोनीत सारे सदस्य उपराष्ट्रपति को चुनाव करते हैं। और बात करते हैं इसके बारे में अनुच्छेद कितने में, आर्टिकल नंबर 63 में बताया गया कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और इसका चुनाव लोकसभा राज्यसभा के सदस्यों द्वारा होता है, सदस्यों द्वारा इसका चुनाव होता है। ठीक, आगे बात करते हैं वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, जगदीप धनखड़ है वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 5 नंबर, एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय का 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय। ठीक, बात करते हैं मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो 23 जोड़े। आप बताएंगे कि दो, आपसे ऑप्शन में मिलेगा 23 जोड़े या फिर आपसे 46 गुणसूत्र भी मिल सकता है, 46 गुणसूत्र भी मिल सकता है आपको ऑप्शन में। ठीक, आपसे बात करते हैं स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप आपसे पूछे कितना होता है, तो ये 80 से 120 मिलीमीटर होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी, तो 1872 में हुई थी भारत में पहली बार जनगणना। और किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के काल में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। भारत के थल सेना के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो भारत के थल सेना के पहले अध्यक्ष KM करियप्पा थे,
के.एम. करियप्पा भारतीय थल सेना के पहले अध्यक्ष थे। और इसकी ये दिवस कब मनाया जाता है, थल सेना दिवस? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। और आपसे पूछे कि वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, वायुसेना दिवस, तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस। और आपसे पूछे यदि नौसेना दिवस भारत के कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस, तो ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर 1971 कराची एयरपोर्ट को नस्ते नाबूद भारतीय नौसेना द्वारा किया गया था। लाई हरोबा लोकनृत्य कहाँ पर है, ये मणिपुर का लोकनृत्य है। लाई हरोबा लोकनृत्य कहाँ का, मणिपुर का। रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, केरल में होता है। केरल के तट को क्या कहते हैं, मालाबार कहते हैं, मालाबार कहते हैं केरल के तट को। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, लोग कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछे लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आपसे पूछे नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, नासिक, तो ये गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है नासिक। और आपसे पूछे यदि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है, ये सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ठीक, पौधे में जीवन होता है, यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया, तो जगदीश चंद्र बसु ने बताया था कि पौधे में जीवन होता है। जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पौधे में जीवन होता है। बात करते हैं यहाँ पे साबरमती आश्रम की स्थापना किसने किया था, तो साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी किए थे, गांधी जी किए थे। और पूछे कहाँ पे किए थे साबरमती आश्रम की स्थापना, तो अहमदाबाद किए थे, अहमदाबाद में किया गया था। और अहमदाबाद किस राज्य में पूछे, तो गुजरात राज्य में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये 8 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा। ठीक, गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक, बात करते हैं चंद्र ग्रहण कब लगता है, पूर्णिमा के दिन लगता है चंद्र ग्रहण, पूर्णिमा के दिन लगता है। बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा समझने वाली बात है। यहाँ पे गोलार्ध आप लोग बताएं, एक गोला बनाएंगे, ये हो गया भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पे सबसे छोटा दिन कब होगा, जब यहाँ पे सबसे बड़ा दिन होगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो 22 दिसंबर के दिन, 22 दिसंबर के दिन सूर्य मकर रेखा पे होता है, सूर्य मकर रेखा पे होता है। और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। और 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है, कर्क रेखा, ये कर्क रेखा है और ये उत्तरी गोलार्ध में। 21 जून सूर्य कहाँ पे होता है, कर्क रेखा पे होता है, कर्क रेखा पे होता है। और इस दिन क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। 21 जून को योग दिवस बनाया जाता है। और बात करते हैं उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पे देखिए 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। क्योंकि 21 जून को सूर्य कहाँ पे होता है, उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को सूर्य कहाँ पे होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक, ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो सन 1883 में की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन है, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि भारत अभी तक विश्व कप केवल 2 बार जीता है। और एक बार जीता था 1983 में, पहली बार जीता 1983 में। और इस बार कप्तान कौन थे, कपिल देव थे, कपिल देव थे इस बार कप्तान। 1983 में कप्तान कपिल देव थे। और दूसरी बार कब जीता, दूसरी बार 2011 में जीता। और इस बार कप्तान कौन थे, दूसरी बार MS धोनी जी थे, MS धोनी जी के कप्तानी में जीता था। तो ये दोनों चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और राज्यसभा में टोटल कितने सदस्य हो सकते हैं, 250 सदस्य टोटल हो सकते हैं। और सर्वाधिक किस राज्य से राज्यसभा में सीट है, सर्वाधिक किस राज्य से राज्यसभा में सीट है, तो सर्वाधिक उत्तर प्रदेश से 31 सीट है। कहाँ से, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें, 31 सीटें हैं। कहाँ से, यूपी से। और बात करते हैं राज्यसभा के बारे में, तो ये आर्टिकल नंबर कितने में है, आर्टिकल नंबर 80 में बताया गया है राज्यसभा के बारे में। ठीक, इतनी चीज़ें आप लोग याद रखिए। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से शुरू हुआ है, तो 1901 से शुरू हुआ है नोबेल पुरस्कार। और किसकी याद में दिया जाता है, तो ये अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है, अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल कहाँ के वैज्ञानिक थे, ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे, स्वीडन यानी कि स्टॉकहोम के रहने वाले थे, और यहाँ के ये वैज्ञानिक थे। और साहित्य का नोबेल आपसे पूछे कब से दिया जाने लगा, साहित्य नोबेल की पुरस्कार पूछे तो आप लोग बताएंगे 1901 से हुआ था। लेकिन साहित्य के नोबेल का बात करें तो ये कब से शुरुआत हुआ था, इसका 1968 से हुआ था। ठीक, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें टका है। लेकिन आपसे पूछे बांग्लादेश की राजधानी क्या है, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। यदि आपसे पूछे कि बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री कौन है, तो शेख मुजीबुर रहमान है बांग्लादेश के पहले प्रधानमंत्री,
शेख मुजीबुर रहमान है। अब आपसे पूछे कि बांग्लादेश में वर्तमान समय में प्रधानमंत्री कौन है, तो वर्तमान समय में प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना है। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। और आगे बात करते हैं रामायण किसने लिखी थी, तो रामायण यदि पूछे रामायण कौन लिखा था, तो इसका हो जाएगा महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखा था। लेकिन आपसे पूछे कि रामचरितमानस किसने लिखी, रामचरितमानस की रचना किसने की, तो इसका जवाब हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन, तो भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पे होता है, तो भारत में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। विश्व में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन किस देश में होता है विश्व में, तो ब्राजील में सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन होता है। और दूसरे स्थान पर सर्वाधिक गन्ने का उत्पादन कहाँ पे होता है, भारत में होता है। दूसरे स्थान पर गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कि पायरिया का संबंध किस अंग से है, पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है, तो ये दांत एवं मसूड़ों से संबंधित है, पायरिया रोग दांत एवं मसूड़ों से संबंधित है। पायरिया रोग में क्या होता है, दांत एवं मसूड़ों से खून आते हैं, तो ये दोनों आप लोग याद रखेंगे। और आपसे पूछे कि नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो नासिक किस नदी के किनारे बसा हुआ, गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और गोदावरी नदी का यदि आपसे पूछे कि उद्गम कहाँ से होता है, तो त्र्यंबक से होता है, गोदावरी नदी का उद्गम त्र्यंबक से होता है। और त्र्यंबक कहाँ पे, पश्चिमी घाट से इसका उद्गम होता है। और पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं, पश्चिमी घाट को सह्याद्री भी बोलते हैं, त्र्यंबक से इसका उद्गम होता है गोदावरी नदी का। गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बात करते हैं कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ पे होता है। यहाँ पे देखिए कृष्णा नदी का उद्गम आपसे पूछे तो इसका उद्गम कहाँ पे होता है, महाबलेश्वर से होता है इसका उद्गम। और कृष्णा नदी की आपसे पूछे कि लंबाई कितनी है, तो ये 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अब बात करें राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाता है। और सुप्रीम कोर्ट का यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो कौन शपथ दिलाएगा, तो वरिष्ठ न्यायाधीश जो भी होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वरिष्ठ न्यायाधीश इन्हें शपथ दिलाएंगे। और बात करते हैं यहाँ पे यदि आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का शपथ कितने में, आर्टिकल नंबर 60 में हो गया राष्ट्रपति का शपथ। आपसे पूछे कि राष्ट्रपति का महाभियोग किस आर्टिकल में है, तो राष्ट्रपति का महाभियोग आर्टिकल नंबर 61 में है। और आपसे पूछे यदि कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो त्यागपत्र ये देता है उपराष्ट्रपति को। अपना त्यागपत्र किसे देता है, उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति त्यागपत्र अपना किसे देता है, ये राष्ट्रपति को अपना त्याग, ये लोग आपस में अपना त्यागपत्र देते लेते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी है, तो जापान की मुद्रा टका है, जापान की मुद्रा क्या है, येन है जापान की मुद्रा। संसद का क्या नाम है जापान के, तो संसद का नाम जापान के डाइट है, जापान के संसद का नाम डाइट है। और आपसे पूछे कि जापान की राजधानी क्या है, जापान की राजधानी टोक्यो है। और बात करते हैं यहाँ पे जापान का पुराना नाम क्या है, जापान का पुराना नाम निप्पन है। यहाँ पे जापान से जितने प्रश्न पूछे जाते हैं सारे आपके सामने। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है, देहरादून में है। इंडिया मिलिट्री अकादमी कहाँ पे है, देहरादून में है। और देहरादून कहाँ पे, उत्तराखंड में, देहरादून में। और माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बछेंद्री पाल है। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बछेंद्री पाल है। और माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, तो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ने वाली भारतीय महिला संतोष यादव हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 7वां प्रश्न हमारा कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, तो लोथल है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह वाला नगर। और लोथल कहाँ पे है, गुजरात राज्य में है। बात करते हैं सितार एवं तबले का जनक किसे कहा जाता है, पूछे सितार एवं तबले का जनक किसे कहा जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि अमीर खुसरो को माना जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है सितार एवं तबले का जनक। आपसे पूछे सितार कौन बजाते हैं, तो पंडित रविशंकर बजाते हैं, पंडित रविशंकर क्या बजाते हैं, सितार बजाते हैं। आपसे पूछे तबला कौन बजाते हैं, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला। ठीक, ये सारी चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। और अमीर खुसरो का उपनाम क्या था, यहाँ पे उपनाम भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो अमीर खुसरो को क्या बोलते हैं, तूतीय हिंद बोलते हैं अमीर खुसरो को। और अमीर खुसरो के बारे में बात करें तो ये कितने दिल्ली सल्तनतों का दरबार देखा है, तो
साथ दिल्ली सल्तनत का दरबार ये देखा था। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग का स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग का वर्तमान में नाम बदल दिया गया है। तो वर्तमान समय में इसका नाम क्या हो गया? नीति आयोग हो गया। नीति आयोग हो गया योजना आयोग का नाम। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं वर्तमान समय में? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये 1 जनवरी 2015 को हुई थी नीति आयोग की स्थापना। और बात करते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और सीईओ कौन है? यहाँ पे परमेश्वर अय्यर हैं। नीति आयोग के सीईओ, वर्तमान सीईओ परमेश्वर अय्यर हैं। और यहाँ पे नीति आयोग के जो आपसे पूछे कि अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो सुमन बेरी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। सुमन बेरी वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक, बात करते हैं वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है वनस्पति घी के निर्माण में। आपसे पूछे इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो मिहिर सेन है इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। और आपसे पूछे पहला भारतीय कौन है? तो मिहिर सेन हो जाएंगे। आपसे पूछे पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? आरती साहा हो जाएगा। इसका जवाब आरती साहा हो जाएगा। और आपसे पूछे कि इंग्लिश चैनल किन 2 देशों के बीच में है? तो ये ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में है। ब्रिटेन एवं फ्रांस के बीच में है। और आपसे पूछे एक अश्वशक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है एक अश्वशक्ति बराबर 746 वाट। अगला प्रश्न है कि वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। वर्षा की बूंदें को गोल होने का कारण क्या है? पृष्ठ तनाव है। यहाँ पे लिखेंगे पृष्ठीय तनाव के कारण क्या हो जाता है? वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। और दिए की बाती में जो तेल है ऊपर क्यों चढ़ता है? ये भी आप लोग बताएंगे कि दिए की बाती में तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? तेल ऊपर क्यों चढ़ता है? ऊपर किस घटना के कारण चढ़ता है? तो इसका केशिकत्व होता है, कपड़े में केशिकत्व होता है और इसके कारण तेल क्या होता है? ऊपर चढ़ता है। ठीक, केशिकत्व के कारण तेल ऊपर चढ़ता है। मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है? तो मानव निर्मित प्रथम रेशा क्या है? नायलॉन है मानव निर्मित प्रथम रेशा। और आपसे पूछे कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल? तो किसी माध्यम में नहीं। आपसे पूछे कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, बात करते हैं किस रंग में और प्रकाश की चाल सबसे अधिक कितने में होती है? निर्वात में होती है। किस रंग में प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक प्रकीर्णन यानी कि बिखराव बैगनी रंग का होता है। बैगनी रंग का बिखराव सबसे अधिक होता है। सबसे कम बिखराव यानी कि प्रकीर्णन किस रंग का होता है? तो लाल रंग का होता है। और आपसे पूछे कि तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक किस रंग का होता है? तरंग दैर्ध्य, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य लाल रंग का होता है। लाल रंग का सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस रंग का होता है? तो बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। और आपसे पूछे कि आवृत्ति सबसे ज़्यादा किस रंग की होती है? आवृत्ति, तो सबसे अधिक बात करें किस रंग की आवृत्ति होती है? तो सबसे अधिक बैगनी रंग का आवृत्ति होती है। सबसे कम किस रंग की आवृत्ति होती है? लाल रंग की होती है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद रखेंगे। आवृत्ति सबसे अधिक बैगनी रंग की होती है, सबसे कम लाल रंग की होती है। और वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं? और हेडलाइट की बात करें तो बताएंगे अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। लेकिन आपसे पूछे कि पीछे की दृश्य देखने के लिए जो बैक मिरर लगे होते हैं, पीछे की दृश्य देखने के लिए उसमें कौन सी दर्पण लगे होते हैं? उनमें उत्तल दर्पण लगे होते हैं। उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखाई देते हैं? तो आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं प्रकाश के अपवर्तन घटना के कारण। अपवर्तन घटना के कारण आकाश में तारे टिमटिमाते दिखाई देते हैं। और प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो लाल, हरा, नीला ये प्राथमिक रंग है। लाल, हरा एंड नीला ये प्राथमिक रंग है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो वायुयानों के टायर में नाइट्रोजन गैस होती है। और वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 78% पाई जाती है। आपसे पूछे कि ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? तो ऑक्सीजन की बात करें तो ये 21% पाया जाता है। और आप पे बात करें और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे कितनी पाई जाती है? तो 0.03% पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बात करें सोल्डर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे
टिन व सीसा का प्रयोग किया जाता है शोल्डर में। ठीक, आगे बात करते हैं ग्लूकोमा रोग किस रोग अंग से संबंधित है। तो ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है, ये आंख से संबंधित है। आपसे पूछे कि मोतियाबिंद किस रोग ये अंग से संबंधित है, मोतियाबिंद किस अंग से संबंधित है, तो ये भी आंख से ही संबंधित बीमारी है। आपसे पूछे कि रतौंधी किस अंग से संबंधित बीमारी है, रतौंधी, तो ये भी आंख से संबंधित बीमारी है। और किस विटामिन की कमी के कारण होता है, ए की कमी से होता है रतौंधी। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल है विटामिन ए का रासायनिक नाम। विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, तो विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है, वेलेंटाइना तेरेस्कोवा है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। और किस देश की थी, ये रूस की थी। और कब इन्हें भेजा गया था, तो 1963 में ही इन्हें भेजा गया था। और भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, भारतीय पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो ये कल्पना चावला थी। कल्पना चावला के बारे में, कल्पना चावला आप लोग नाम में याद रखेंगे, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। और ऑरिजिन्स ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, चार्ल्स डार्विन है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सीने बार किसका अयस्क है, पारा का अयस्क है, या फिर आप कह सकते हैं किसका, मरकरी का, पारा को ही मरकरी बोलते हैं, ये इसका अयस्क है। आगे प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है, इसका टेनिस से संबंधित है। डेविस कप का संबंध टेनिस से है। आपसे पूछे कि डबल फॉल्ट जो शब्द है ये किस खेल से संबंधित है, डबल फॉल्ट शब्द ये किस खेल से संबंधित है, तो ये भी किससे संबंधित है, ये भी टेनिस से संबंधित है। सानिया मिर्जा क्या खेलती हैं, सानिया मिर्जा किस चीज़ की खिलाड़ी हैं, सानिया मिर्जा ये टेनिस की खिलाड़ी हैं। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 65 वर्ष का होता है। बात करें संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, संसद का उच्च सदन राज्यसभा होता है, राज्यसभा होता है संसद का उच्च सदन। और राज्यसभा के बारे में आर्टिकल कौन सा है, 80 में कहा गया राज्यसभा के बारे में, गठन के बारे में बताया गया। अन्य इसके नाम कौन कौन से हैं राज्यसभा के, इसे अस्थायी सदन कहते हैं, अस्थायी सदन कहते हैं, क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है। इसको द्वितीय सदन भी बोलते हैं, द्वितीय सदन भी बोलते हैं, क्योंकि पहला सदन, प्रथम सदन किसी लोकसभा को बोलते हैं। और इसके बारे में अनुच्छेद कौन सा है, आर्टिकल नंबर 80। पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक, विष्णु शर्मा है पंचतंत्र के लेखक। आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक, तो आप लोग बताएंगे कि विष्णुगुप्त हैं अर्थशास्त्र के लेखक, विष्णुगुप्त हैं। इनका अन्य नाम क्या था, इन्हें चाणक्य भी कहा जाता है, विष्णुगुप्त को चाणक्य भी कहा जाता है, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। विष्णुगुप्त को चाणक्य और कौटिल्य भी इनके अन्य नाम है। पंचशील समझौता किसके बीच में हुआ था, तो 1954 में हुआ था पंचशील समझौता। और भारत और चीन के बीच में हुआ था पंचशील समझौता। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को क्या कहते हैं, मैकमोहन सीमा रेखा कहते हैं, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया के जो लेखक हैं, ये कौन है, पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे और सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री, सर्वाधिक लंबा कार्यकाल किनका है, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा कि 9वां प्रश्न है, सूर्य का चक्कर लगाती है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया, तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है सबसे पहले ये कौन बताए थे, कोपरनिकस बताए थे, कोपरनिकस बताए थे कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाता है। ठीक, इसके बारे में अवगत हमें कौन कराता है, कोपरनिकस। आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब का मापन किसमें किया जाता है, तो इसे बैरोमीटर में मापा जाता है। बात करते हैं टेस्ट मैच में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय कौन थे, तो अनिल कुंबले थे। टेस्ट मैच में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले अनिल कुंबले थे इसके खिलाड़ी। ठीक, आगे बात करते हैं 2023 में महिला, यहाँ पे देखिए 2023 में महिला विश्व फुटबॉल कहाँ पे होगा, महिला वाला, तो ये कहाँ पे होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, ऑस्ट्रेलिया और फिर कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में होगा, ये आप लोग याद रखेंगे। बात करते हैं संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो सर्वाधिक देश जनसंख्या चीन में है। और सर्वाधिक कौन सा देश ऐसा है कि जो सर्वाधिक कितने देशों के साथ सीमा बनाता है, तो ये 14 देशों के साथ चीन सीमा बनाता है। रूस भी कितने देशों के साथ चीन सीमा बनाता है, तो ये भी 14 देशों के साथ सीमा बनाता है। चीन की राजधानी क्या होती है, चीन की राजधानी बीजिंग है। और बात करते हैं चीन की मुद्रा क्या है, युआन है चीन की मुद्रा, या फिर रेनबीबी आप लोग याद रखेंगे। विजय स्तंभ कहाँ पे है, विजय स्तंभ के बारे में बात करें, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में स्थित है विजय स्तंभ। आपसे पूछे कि चार मीनार कहाँ पे स्थित है, चार मीनार कहाँ पे स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में
स्थित है चार मीनार। आपसे पूछे कि कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, कुतुब मीनार कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है कुतुब मीनार। और किसने बनवाया था कुतुब मीनार को, तो कुतुबुद्दीन ऐबक बनवाया था। बात करते हैं यहाँ पे मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, तो मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या टोटल 206 होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। और मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मादा एनोफिलीज के काटने से मलेरिया रोग होता है। और प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है, तो इसे प्रकाश वर्ष में खगोलीय दूरी मापा जाता है, खगोलीय दूरी मापा जाता है। और जो ये यहाँ पे ये दूरी का मापन है, ठीक, इसे खगोलीय दूरी मापा जाता है। और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, पारसेक है दूरी का सबसे बड़ा मात्रक, ठीक, ये भी आप लोग याद रखेंगे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण, स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। आगे बात करते हैं यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की गई, तो आज़ाद हिंद, आप लोग बताएंगे कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पे है, अमृतसर में है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में हमें, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे है। और इंडिया गेट कहाँ पे है, आप लोग बताएंगे कि इंडिया गेट कहाँ पे है। यदि आपसे पूछे कि ताजमहल कहाँ पे स्थित है, ताजमहल कहाँ पे स्थित है, तो इनका देखिए गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में बात करें तो ये मुंबई में स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया। और फिर इंडिया गेट कहाँ पे स्थित है, ये दिल्ली में स्थित है इंडिया गेट। और बात करते हैं ताजमहल कहाँ पे स्थित है, ये आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है, आगरा यूपी में स्थित है। बात करते हैं आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी, 1942 में की गई थी। और बात करते हैं शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछे शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग बताएंगे कि 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। आपसे पूछे खेल दिवस कब मनाया जाता है, खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 अगस्त को मनाया जाता है खेल दिवस। और किसके जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो ये मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे खेल दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पे, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि सवाना तुल्य जो घास के क्षेत्र को वेनेजुएला और कोलंबिया में तथा ब्राज़ील में क्या कहा जाता है, तो देखिए वेनेजुएला और कोलंबिया के जो घास के मैदान है उन्हें क्या कहा जाता है, लानोस कहा जाता है, उन्हें लानोस कहा जाता है। और ब्राज़ील में जो घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है, कंपाज कहा जाता है। कंपाज और पंपाज दोनों अलग अलग घास के मैदान है। यहाँ पे देखिए पंपाज घास के मैदान पूछे कहाँ पे पाया जाता है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ये अर्जेंटीना में पाया जाता है, ठीक। आगे बात करते हैं यहाँ पे, और आपसे पूछे कि डाउन्स घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले घास हैं, ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाना घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये अफ्रीका में पाए जाने वाले घास के मैदान है। और लानोस घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ये वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान है, वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान है। प्रेरी घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, यूएसए और कनाडा में पाए जाते हैं प्रेरी और घास के मैदान। और यूएसए और कनाडा के बीच में 49 डिग्री समानांतर रेखा है, 49 डिग्री समानांतर रेखा है। और विश्व की सबसे शांत जो सीमा रेखा है कौन से मानी जाती है, ये यूएसए और कनाडा की मानी जाती है। यहाँ पे देखिए पुष्टाज घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ये हंगरी में पाए जाने वाले घास के मैदान है, पुष्टाज, और ये हंगरी में पाए जाने वाले घास के मैदान है, ठीक। आपसे पूछे बेल्ट घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, ये दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाते हैं, दक्षिण अफ्रीका देश में पाए जाते हैं। और दक्षिण अफ्रीका किस देश का महाद्वीप का देश है, ये अफ्रीका महाद्वीप का देश है, वहाँ पे पाया जाता है कौन सा बेल्ट घास के मैदान। टुंड्रा घास के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उत्तरी कनाडा के क्षेत्र में टुंड्रा घास के मैदान पाए जाते हैं। और ग्रीनलैंड द्वीप पे पाए जाते हैं घास के मैदान, कहाँ पे पाया जाता है, ये ग्रीनलैंड पे पाया जाता है, ग्रीनलैंड में पाए जाते हैं। और आपसे पूछे कि उत्तर जो रूस का क्षेत्र है वहाँ पे पाया जाता है। और बात करते हैं मंचूरिया घास के मैदान, ये चीन में पाए जाते हैं। और बात करते हैं स्टेपीज घास के मैदान, ये कहाँ पे पाया जाता है, ये यूरेशिया में पाए जाने वाले घास के मैदान है। तो धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, इस तरह के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।